हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। पहले चैनल का नाम था रश्मि लॉ एकेडमी, नाउ इट इज़ चेंज टू लॉ नोट्स एकेडमी। टुडेज टॉपिक इज़ फंडामेंटल राइट्स। ओके गाइस, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। आज मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना चाह रही हूँ कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हैं, क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं और इनसे रिलेटेड केस लॉज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। फंडामेंटल राइट्स का जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये एग्जाम्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर रिटन नोट्स दिए हैं मैंने, आप लिख सकते हैं। एक एक नोट इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल while listening, and after completing the video, please don't forget to like, share and subscribe my channel Law Notes Academy. Okay guys, let's start now. Fundamental rights, article 12 to 35 part 3 of the Indian Constitution. First of all, I would like to tell you that fundamental rights are enshrined in the Indian Constitution. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, आपको मालूम ही है सबको क्या है। तो उसके अंदर आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, इसके अंदर सेक्शंस नहीं है, बाकी सब में सेक्शंस होते हैं, इसमें आर्टिकल्स हैं। तो इसके अंदर पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया। ओके, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो इंडियन सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स आई एम शोइंग यू, दिस इज़ द पिक्चर। ये आर्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट आपको बताते हैं राइट टू इक्वालिटी है, जैसे 14 to 18 आर्टिकल में है। देन सेकेंड राइट टू फ्रीडम है ऑफ एक्सप्रेशन है, 19 to 22 आर्टिकल में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आर्टिकल 23 एंड 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 में है। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो 29 एंड 30 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, आर्टिकल 32 में है। अब आप पूछेंगे क्या आर्टिकल 31 मैंने मिस कर दिया, तो आपको बता दूं, पहले राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31, जिसको कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। ओके, वो बेसिक हमारा राइट बना दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद में, ठीक है गाइज। मूविंग ऑन, आपको बताती हूँ व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन। आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन। आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. These human rights are conferred upon the citizens of India, for the Constitution tells that these rights are inviolable. Rights to life, right to dignity, right to education, etc. all comes under one of the 6 main फंडामेंटल राइट्स। मतलब जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर 12 to 35 आर द आर्टिकल्स, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। स्टार्ट होते हैं 14 से, ये 12 एंड 13 में इंट्रोडक्शन दिया गया है, 14 से स्टार्ट है राइट्स। और ये जो इनको ह्यूमन राइट्स भी बोला जाता है, ये कन्फर्ड किए जाते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। ये बताते हैं कि ये सारे राइट्स जो हैं इनवॉयलेबल हैं, मीन्स इनको कोई वॉयलेट नहीं कर सकता, इनको स्टेट भी वॉयलेट नहीं कर सकता। हमारा कोई भी पर्सन दूसरे के राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता। उसके लिए आप, ये हमारे जो राइट्स दिए गए हैं, राइट टू लाइफ, डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे फंडामेंटल एंड बेसिक राइट्स हैं, इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, तो इनको कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। ये 6 मेन फंडामेंटल जो राइट्स ये सारे दिए गए हैं, 6 मेन फंडामेंटल राइट्स, उनमें से कुछ राइट्स ये हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया हैं क्या? What are the fundamental rights? होते क्या हैं? Fundamental rights are the basic rights enshrined in the Constitution of India which are guaranteed to all citizens. मीन्स फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर गारंटीड दिए गए हैं टू ऑल सिटीजन, जो गारंटी देते हैं, मतलब कि ये आपके बेसिक राइट्स हैं। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा. Significantly, fundamental rights are enforceable by courts subject to certain conditions. It means कि ये अप्लाई किए जाते हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन के, कि आपका रेस क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, एजुकेशन क्या है, मतलब किसी भी बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनफोर्सिएबल भी हैं कोर्ट के अंदर। अगर आपका कोई भी राइट, आपको कोई मना करता है किसी भी चीज़ के लिए,
जीने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के लिए, कहीं रहने के लिए। तो ये आपका राइट्स को अगर कोई रोकता है, मना करता है, तो उसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं कि वायलेट कर रहा है, मतलब आपको रोक रहा है आपके मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने से। तो वो आप उसके लिए सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, आपके पास पूरा राइट है। ये तो स्टेट के पास भी पावर इतनी नहीं है कि वो आपको आपकी राइट्स को छीन सके, आपसे कोई नहीं छीन सकता। वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? ये इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? इसके लिए दो रीजंस हैं कि फर्स्ट है दे आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज दैम, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, इसमें कहा गया है कि ये हम आपको राइट्स दे रहे हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज saying that fundamental rights are the basic rights of the Indian citizens, ये गारंटी देता है, ठीक है। और सेकंड है कि ये जस्टिफिएबल है, अभी ऊपर भी बताया मैंने, जस्टिफिएबल एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स है, मतलब आप कोर्ट में जाके एनफोर्स कर सकते हो, आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर आपका हो रहा है उल्लंघन तो आप कोर्ट में जा सकते हो, और इसमें कोर्ट आपकी पूरी मदद करेगा, आपको न्याय दिलाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। लिस्ट ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स। लिस्ट क्या है, अब आपको बताते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से। 12 to 35 आर्टिकल्स में है, टॉपिक 12 से स्टार्ट होता है फंडामेंटल राइट का। ओके, तो फर्स्ट राइट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है नंबर 1 ए पॉइंट है, राइट टू इक्वालिटी गारंटी करता है इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, हर एक के लिए बराबर का अधिकार देता है, गारंटी देता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आपका क्या रिलीजन है, आपका क्या जेंडर है, आपकी क्या कास्ट है, रेस है, आप कहाँ पैदा हुए हो, इन सबको छोड़ के आपके साथ ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। सेकंड बी पॉइंट बोलता है कि इट इंश्योर्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द गवर्नमेंट एंड इंश्योर्स against discrimination by the state in matters of employment on the basis of caste, religion, etc. मतलब ये इंश्योर करता है कि आपको, आपकी कोई भी, आप किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, किसी भी रंग के हैं, आप कहीं भी पैदा हुए हैं इंडिया के अंदर, उन सबको छोड़ के आपको बराबर का, समानता का अधिकार है, आपको पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट का, नौकरी पाने का अधिकार है। आप इसके लिए आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, मतलब आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेट क्या मैटर्स हैं, इन मैटर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट में स्टेट भी आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, इसीलिए हर एक के लिए अधिकार और रिजर्वेशन रखी जाती हैं जॉब्स के अंदर भी। सी पॉइंट कहता है दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एज वेल एज अनटचेबिलिटी, मतलब ये राइट कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का एबोलिशन होता है, किया जाता है, और एज वेल एज अनटचेबिलिटी का, मतलब आप छूत छात भेदभाव का को भी इसके अंदर हटा दिया गया, एबोलिशन कर दिया गया, ख़त्म कर दिए गए हैं, टाइटल्स भी नहीं दिए गए, किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते आप। ये आपका राइट टू इक्वालिटी कहता है, ये 14 to 18 के अंदर ये सब बातें कही गई हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड राइट टू फ्रीडम। सेकेंड है राइट हमारा आर्टिकल 19 से 22 के अंदर दिए गए हैं राइट टू फ्रीडम। कौन कौन सी फ्रीडम्स है, आपको किस किस चीज़ की आज़ादी दी गई है। फ्रीडम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियल्स चेरिश्ड बाय एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, मतलब फ्रीडम जो आज़ादी है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण आइडियल है, जो कि दिया गया है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर दिया गया है, बोला गया है कि डेमोक्रेटिक है जो कहते हैं इंडिया, तो उसके अंदर ये दिया गया है कि आपकी फ्रीडम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण राइट है, आपका अधिकार है। इसके अंदर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्रीडम टू सिटीजन, मतलब वो गारंटी देता है कि आपको हर चीज़ की आज़ादी है। द फ्रीडम राइट्स इंक्लूड्स मैनी राइट्स, फ्रीडम के अंदर कौन कौन से राइट्स को जोड़ा गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको कुछ भी दिखाने का अधिकार, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचार बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, मतलब आप इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए इकट्ठे होने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप खड़े हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं कहीं पे भी। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब आप एसोसिएशन बना सकते हो कोई भी, जैसे लोगों की आजकल एसोसिएशंस बनी हुई हैं, इकट्ठे होकर आप मीटिंग्स कर सकते हो, सेमिनार्स कर सकते हो, एसोसिएशंस बना सकते हो, ये आपको आज़ादी है इस चीज़ की भी। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम कर सकते हो, इसकी भी प्रैक्टिस करने की आपको आज़ादी है कहीं पे भी। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री मीन्स आपको कहीं पे भी रहने की आज़ादी है, हर इस चीज़ की भी, ये आपको सारी फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स के अंदर दिया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट,
आर्टिकल 21 इसी के अंदर का है, 19 से 22 का जो पार्ट है उसके अंदर आर्टिकल 21 जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर मैं आपको अलग से भी एक वीडियो बना के दूंगी गाइस, क्योंकि ये जो आर्टिकल 21 है इसके ऊपर बहुत सारे केसेस आए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो केसेस आए थे, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट राइट बन गया है। ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपकी ज़िंदगी की, इंसान की, प्रति व्यक्ति की, इंसान की ज़िंदगी की को बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना, एंड पर्सनल लिबर्टी, आपकी पर्सनल, अपनी खुद की आज़ादी क्या है, तो वो इस आर्टिकल 21 के अंदर बताया गया है। ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मीन्स है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान, व्यक्ति जो भी डिप्राइव नहीं हो सकता अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से। मतलब आपको हर चीज़ का पूरा पूरा अधिकार है जीने का, जैसे मर्जी जीने का अधिकार है आपको। पर्सनल लिबर्टी मतलब अपनी व्यक्तिगत आज़ादी है आपको, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खाइए, पिए, रहिए, सोइए, जाइए, आइए, घूमिए, कुछ भी काम कीजिए, मतलब आपको हर कुछ भी बोलिए, मतलब लेकिन इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए जो कि वायलेट करे अधिकारों का। आपके ऐसा काम करने से किसी और के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई या फिर राज्य, स्टेट के खिलाफ या देश के खिलाफ वो गलत नहीं होना चाहिए। आप बोलिए मगर गलत नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है इसका। तो लेकिन इसके अंदर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब वो प्रोसीजर जो दिया गया, प्रोसीजर में यही दिया गया है कि आपको ये सब अधिकार तो दिए हैं, लेकिन आप इसमें कोई भी अधिकार का मनमाने ढंग से उपयोग नहीं कर सकते। इसके अंदर जैसा कि लिखा गया है वैसे कीजिए, आपको आज़ादी पूरी दी गई है। तो इसके अंदर दिस फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन, सिटीजन एंड फॉरेनर्स अलाइक, मतलब सबको समान अधिकार दिए गए हैं, हर पर्सन को, हर इंसान को, हर सिटीजन को और फॉरेनर्स को भी दिया गया है एक जैसा। सेकंड पॉइंट कहता है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 21 जो है, आर्टिकल 21 कि इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स का, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी गारंटी देता है कि हम आपको पूरा जीने का अधिकार देते हैं और व्यक्तिगत आज़ादी देते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड पॉइंट कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बोला है, डिस्क्राइब किया है दैट दिस राइट हैज एज द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो 14 से लेकर 32 तक हैं, तो उसमें से हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट कौन सा है? आर्टिकल 21 है, क्योंकि ये आपको जीने का अधिकार और आपको व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार देता है, ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। द राइट right specifically mentions that no person shall be deprived of life and liberty except as per the procedure established by law. This implies that this right has been provided against the state only. मतलब ये राइट स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि आपको आपकी आज़ादी से और ज़िंदगी जीने से कोई भी रोक नहीं सकता। प्रोसीजर एस्टेब्लिश, इसके लिए प्रोसीजर बनाया गया है और ये इम्प्लाई करता है कि ये राइट जो है प्रोवाइड किया गया अगेंस्ट स्टेट ओनली, आपको राज्य के अगेंस्ट है में मिला हुआ है ये, इसमें आपको राज्य भी नहीं रोक सकता, आपका स्टेट भी नहीं रोक सकता इस चीज़ के लिए। तो स्टेट हेयर इंक्लूड्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है बट आल्सो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट हैं, लोकल बॉडीज़ हैं और लेजिस्लेचर भी, कानून बनाने वाली संस्थाएं भी, मतलब ये सारे भी आपको रोक नहीं सकते, आपको ज़िंदगी जीने से रोक नहीं सकते, आपको व्यक्तिगत आज़ादी से कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट है द राइट टू लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट द राइट टू सर्वाइव। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं, इट ऑल्सो एंटेल्स बीइंग एबल टू लिव अ कंप्लीट लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड मीनिंग, मतलब मीनिंगफुल लाइफ आप डिग्निटी से, आज़ादी से, अपने इच्छा से, अच्छे तरीके से आप, मतलब पूरे आत्मसम्मान से आप अपनी लाइफ को जिए, आपको काटनी नहीं है ज़िंदगी, इसका मतलब आपको पूरा अधिकार है, आप तरक्की कीजिए, खूब जो मर्जी कीजिए, लेकिन जीवन अच्छे से जिए आप। तो नेक्स्ट पॉइंट है द चीफ गोल ऑफ आर्टिकल 21 इज दैट व्हेन द राइट टू लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इज टेकन अवे बाय द स्टेट इट शुड ओनली बी अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ। अगर आपसे ये आर्टिकल लिया भी जाता है सरकार के द्वारा, आर्टिकल 21 के अंदर अगर स्टेट आपका लेता भी है ये अधिकार, तो ये सिर्फ कुछ कंडीशंस ही ऐसी हैं, प्रेस्क्राइब किए गए हैं प्रोसीजर ऑफ लॉ के अंदर, जब ये अधिकार आपसे छीना जा सकता है, अदरवाइज आपसे ये अधिकार नहीं लिया जा सकता। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट राइट नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल्स 23 से 24 के अंदर एक्सप्लॉयटेशन मतलब आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं की जा सकती, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, आपके साथ कुछ गलत नहीं किया जा सकता, इसका भी आपको अधिकार है। दिस राइट इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार एंड अदर फॉर्म्स ऑफ
फोर्स्ड लेबर, मतलब आपको रोकता नहीं है, आपको राइट इम्प्लाई करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मतलब आपकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है, इंसान को खरीदना बेचना जो है वो गलत है। और जो लेबर है, फोर्स्ड लेबर, आपको ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं कराया जा सकता, आपसे भीख नहीं मंगवाई जा सकती, आपको इसके लिए प्रोहिबिशन है, इसके अंदर आपके खिलाफ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती। इट ऑल्सो एम्प्लॉयज़ द प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब ये इस आर्टिकल के थ्रू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये भी दिया गया है 23 और 24 में। पहला 23 में था और नेक्स्ट 24 में है। ये कहता है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने से की पाबंदी है, मतलब वो काम नहीं करेंगे 14 साल से छोटे। और ऐसी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोहिबिट करता है कि एम्प्लॉयमेंट, जो छोटे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट है 14 साल से कम एज की, वो हजार्डस कंडीशंस वाली प्लेस में जहाँ केमिकल्स की फैक्ट्री हैं और केमिकल्स हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, या जैसी ऐसी खतरनाक जगह का फैक्ट्रीज हैं जहाँ खतरनाक काम होते हैं, मतलब बहुत कंडीशंस ऐसी हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल कंडीशंस हैं, जहाँ पे वहाँ पे 14 साल की उम्र के कम बच्चों को काम करने की परमिशन नहीं है। तो ये रोकता है, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब 25 से 28 आर्टिकल कहता है कि आपको कोई भी रिलीजन मतलब धर्म अपनाने का अधिकार है। सेक्युलर नेचर होता है इंडियन पॉलिटी का, दिस इंडिकेट्स द सेक्युलर नेचर, सेक्युलर नेचर है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। बी कहता है देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल रिलीजन्स, मतलब हमारे संविधान के अंदर, संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंदर हर धर्म को बराबर की रिस्पेक्ट दी गई है, बराबर का सम्मान दिया गया है। सी कहता है देयर इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी कुछ भी बन सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है। डी कहता है द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, मतलब स्टेट का, कोई राज्य का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन, कोई धर्म नहीं है राज्य का। जैसे कि आपको कहा है ना कोई ऊपर वाले सी पॉइंट में कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रोफेशन, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कर दोगे जैसे आजकल हो रहा है, वो अगेंस्ट है, वो वायलेशन है। आप किसी का धर्म जबरदस्ती परिवर्तित नहीं करवा सकते हो, आप अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी है, आप गुरुद्वारे को मानिए, आप भगवान को, राम लक्ष्मण को मानिए, कृष्ण जी को मानिए, क्रिश्चियन को मानिए, भगवान ईसा मसीह को मानिए, या मस्जिद में जाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप कोई भी धर्म में को फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपसे ज़बरदस्ती धर्म, कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, आपकी मर्जी है। ठीक है, द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। एवरी पर्सन, नेक्स्ट, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस हिज और हर फेथ, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। वही बात जो मैंने अभी ऊपर कही कि आप पूरी तरह से आज़ाद हो प्रैक्टिस करने के लिए, कोई भी धर्म को अपनाओ, किसी में भी विश्वास करो, किसी भी धर्म को मानो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके आप रिलीजियस धार्मिक जगह पे, संस्थान पे, धार्मिक जगह पे जा सकते हो, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, कहीं पे भी जाने का अधिकार है आपको पूरा। नेक्स्ट है राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 का कहता है कि जो ये राइट है प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को बाय फैसिलिटेटिंग देम टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज एंड कल्चर, मतलब ये माइनॉरिटीज़ जो हैं, कुछ माइनॉरिटीज़ की जो कास्ट होती हैं जिनमें कम लोग होते हैं, पाए जाते हैं, उनको भी पूरा अधिकार है कि वो अपने धर्म को, अपने जितने भी त्यौहार हैं, कुछ भी अपनी उनकी मान्यताएं हैं, उनको वो प्रिजर्व कर सकते हैं, वो मानेंगे, वो मनाएंगे अपने, उनको कोई रोकता नहीं है इसके लिए, उनको भी प्रोटेक्शन का राइट है। और नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, एजुकेशनल राइट्स आर फॉर इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर एवरी वन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हर इंसान को, हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया है। 14 साल तक की उम्र के लोगों को तो स्पेशली स्टेट के थ्रू फ्री एजुकेशन का राइट दिया गया है। ये भी एक पॉइंट ऐड हो चुका हुआ है काफ़ी सालों से हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नो, इससे पहले 6th राइट रह गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब जो 5 के बाद ये 6th आता है, आर्टिकल 32 से 35 बताता है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का भी राइट है, मतलब आप इसके खिलाफ भी, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ आपके साथ है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए रेमेडीज़ भी देता है कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है रेमेडीज इफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, मतलब अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए भी आपके को प्रावधान दिए गए हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्रिंज अपॉन और कर्ब एनीवन्स राइट, गवर्नमेंट जो सरकार जो है वो भी आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, आपसे छीन नहीं सकती। बी पॉइंट में कहा है व्हेन दीज राइट्स आर वायलेटेड एंड एग्रीड पार्टी कैन अप्रोच द कोर्ट, अगर आप
आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो। सिटीजन्स कैन इवन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू रिट्स फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए, स्पेशली मौलिक अधिकारों के लिए आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप रिट्स के थ्रू फाइल कर सकते हो अपना केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की ही रिट्स जाती हैं, अप्लाई की जाती हैं। बाकी की रिट्स के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। ठीक है गाइज, ये तो हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब मैं आपको बताती हूँ फीचर्स क्या हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। फीचर्स क्या हैं? फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पॉइंट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स। फंडामेंटल राइट फर्स्ट पॉइंट है आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। मतलब ये डिफरेंट है ऑर्डिनरी लीगल राइट्स से, अलग हैं। इन द मैनर इन विच दे आर एनफोर्स, उस तरह से जिसमें ये एनफोर्स किए जाते हैं। इफ़ अ लीगल राइट इज़ वायलेटेड, अगर आपका कोई लीगल न्यायिक अधिकार अगर आपसे कोई छीनता है, अगर उल्लंघन करता है, तो एग्रीड पर्सन, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली, तब वो अप्रोच नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाय पासिंग द लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट से सीधा वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ही और शी शुड फर्स्ट अप्रोच द लोअर कोर्ट्स, मतलब वो लोअर छोटे कोर्ट्स में ही जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता छोटे कोर्ट्स को छोड़ के। लीगल राइट्स के लिए आपको पहले लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये जो कोर्ट बने हुए पहले इनमें जाना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट लीगल राइट्स के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट है फीचर इसका, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स वाइल द रेस्ट आर फॉर ऑल पर्सन्स, सिटीजन्स एंड फॉरनर। मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हर सिटीजन के लिए, हर व्यक्ति के लिए हमारे देश के। वाइल द रेस्ट आर, बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ हैं सिटीजन्स के लिए दूसरे, और फॉरेनर्स के लिए भी हैं, बाहर से आने वाले लोगों के लिए। ठीक है। थर्ड कहता है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दे आर रीजनेबल, दे हैव रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इन पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, जिसका मतलब है विच मीन्स दे आर सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। मतलब कुछ कंडीशन स्टेट की सिक्योरिटी को देखने के बाद इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। पब्लिक मोरालिटी को देखने के बाद, डिसेंसी एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज़ के साथ बनाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस बनाई गई हैं मोरालिटी वगैरह को देख के। अदरवाइज आपके फंडामेंटल राइट्स बहुत हैं, बहुत अच्छे राइट्स दिए गए हैं, बट एब्सोल्यूट राइट नहीं कहा जा सकता इनको कि भाई आप कह दो कि हाँ हमें तो पूरा खड़े होने का, इकट्ठा होने का अधिकार है, तो आप हंगामा शुरू कर दो, आप देश के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है दे आर जस्टिसिएबल इम्प्लाइंग दे आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। मतलब ये पहले भी बताया था कि आप अपने अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो, इन्हीं के लिए स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आप। पीपल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यही बात मैंने बोल दी आपको। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के, एक अमेंडमेंट ला के, बदलाव ला के, जैसे अमेंडमेंट्स आती हैं कि हर लॉ के अंदर, तो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के, बट ओनली इफ द अमेंडमेंट डज नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख लीजिएगा कि ये अमेंडमेंट्स लाई जा सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात जो कई केसेस में, केशवानंद भारती के केस में, गोलकनाथ के केस में और आगे के कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप इसमें फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है पॉइंट गाइस, फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट 6, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। जितने भी फंडामेंटल राइट्स आपको 6 के 6 बताए मैंने, वो सारे के सारे सस्पेंड हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। अगर कोई देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई है, कोई वो युद्ध चल गया किसी के साथ में, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लग गई है जिसमें राष्ट्रपति का शासन लग जाता है, ऐसी इमरजेंसी हो गई है, तो सारे राइट्स जो हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को बंद कर दिया जाता है। आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा घूमने का, फिरने का, जाने आने का, किसी चीज़ का। ठीक है, आज़ादियाँ बंद हो जाएंगी। सिर्फ आप अपने घर पे रह सकते हैं, जो आपको दिया जाएगी परमिशन वही कर सकते हैं। बस सिर्फ एक आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता। ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी जो था, ये आपका इसका उल्लंघन नहीं, इसको नहीं रोक सकते। आपको जीने का अधिकार, आपकी आज़ादी का अधिकार नहीं रोक सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 7, द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन एन एरिया विच हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर मार्शियल लॉ और मिलिट्री रूल। मतलब फंडामेंटल राइट्स का आपको कहाँ पे रोका जा सकता है, रेस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं अपना सकते अपने मौलिक अधिकारों को जहाँ पे मार्शियल लॉ लगा हुआ है या मिलिट्री का रूल चल रहा है, वहाँ पे मिलिट्री का रूल चलता है, वहाँ पे आपके मौलिक अधिकार नहीं किए जा सकते, चलते। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड,
अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर कैसे किया जा सकता है, किया जा सकता है या नहीं, ये बताती हूँ। इसके अंदर कहा है कि एनी चेंजेस टू द फंडामेंटल राइट्स रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट के अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लानी पड़ती है। दैट शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस जो हैं, लोकसभा राज्यसभा, इनसे पास होना चाहिए वो अमेंडमेंट। फिर कहा है कि द अमेंडमेंट बिल शुड बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मतलब इस बिल को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है इसके अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट की मेजॉरिटी आएगी तभी वो बिल पास होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज होता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, इसमें आसानी से चेंज नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट बोला गया है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 स्टेट्स दैट नो लॉज कैन बी मेड दैट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13(2) में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कि भाई ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता या बनाया जाएगा जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर हो, मतलब जो उनका उल्लंघन करे या मौलिक अधिकारों को ख़त्म करे, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं, द क्वेश्चन इज वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी टर्मर लॉ और नॉट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो टर्म लॉ है कि नहीं, वो लॉ बन सकता है कि नहीं अमेंडमेंट। तो इसमें एक केस सबसे पहले आया था, सज्जन सिंह का केस आया था 1965 में। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये दोनों, तीनों केसेस के जो मैं नाम बताऊंगी आप प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये 3 केसेस इंपॉर्टेंट हैं, आपसे जब भी पूछा जाएगा आप इनका नाम लीजिएगा केसेस का। तो इसमें कहा गया था, पहले केस में मैंने छोटे छोटे से आपको बताया फैक्ट्स के बेस में डिसीजन क्या आया था कोर्ट का, तो आपको सिर्फ यही याद रखना कि किस केस में क्या कहा गया था, इससे ही आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा एग्जाम्स के लिए और क्लासेस में भी। तो सज्जन सिंह के केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। उस टाइम पे 1965 में सज्जन सिंह के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप पार्लियामेंट को अमेंड कर सकते हो, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को भी कर सकते हो। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, बट उसके बाद में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो instances taken earlier when in the verdict of case of गोलकनाथ it was said, मतलब जब गोलकनाथ का केस आया था तब उन्होंने अपने बातों को वापस ले लिया था, पिछले केस के डिसीजन को वापस लेके ये बोला था, गोलकनाथ के केस में ये कहा गया था, फैसला आया था कि इट वाज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब हमारे मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। सज्जन सिंह के केस में सबसे पहले कहा गया था कि हाँ मौलिक अधिकारों में चेंज परिवर्तन लाया जा सकता है, बदल सकते हैं मौलिक अधिकारों को। फिर थोड़े टाइम बाद उन्हें लगा कि नहीं वो हमारा गलत डिसीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया है जिससे बाद में उन्हें लगता है कि नहीं ये हमारा गलत डिसीजन था, तो वो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। इसलिए ये मत सोचेगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले फैसले को बदल नहीं सकता, बिल्कुल बदल सकता है, ठीक है। तो गोलकनाथ के केस में कहा था कि आप फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट आई थी, ये तीनों की तीनों लैंडमार्क जजमेंट्स ही हैं, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। केशवानंद भारती का केस आया था लैंडमार्क जजमेंट जिसको कहा जाता है 1973 में। इस केस में तब इसमें कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल द नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स वाज बियॉन्ड द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो चाहे कोई भी पार्ट हो, वो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर नहीं है उसकी। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी एब्रोगेटेड इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कोई अमेंडमेंट की जाती है, जैसे स्पेशल प्रोविजन के या स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू बोला था अभी आपको पिछले स्लाइड में मैंने, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होती है तो अगर बहुत इमरजेंसी में करनी भी पड़ गई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रीएम्बल के अंदर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसमें कहा गया था दिस इज़ द बेसिस इन इंडियन लॉ इन विच द जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन एनी अमेंडमेंट पास्ड बाय पार्लियामेंट दैट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून बना देती है, कुछ भी अमेंडमेंट ऐसी ले आती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, मतलब उसके साथ मेल नहीं खा रही, हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है अगर वो
उसको कुछ फ़र्क पड़ रहा है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती उसके अंदर, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। जुडिशरी जो है हमारी, जो जजेस, जो जुडिशरी है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उस कानून को नहीं बनाने देगी, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर का अगर करता है तो। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको बहुत अच्छा लगा हो, अगर फंडामेंटल राइट्स का ये टॉपिक, मेरे नोट्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ आप उसको डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिख सकते हो, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप अपने नोट्स, आप में अपने नोट्स बना सकते हैं इसके थ्रू। आप मुझे बताइएगा प्लीज़ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।